अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पैसिव इनकम और साइड इनकम आइडियाज़ जो कि आपकी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाने में या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सेटअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हैं, यानी कि आपकी एक मेन इनकम चल रही है और उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करके कौन सी और इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि स्किल रिलेटेड हैं, ये कि आपको कोई स्किल आता है या आपने ऑनलाइन लर्न किया है तो उसकी बेस पे आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं अपनी इनकम स्ट्रीम्स। इसमें फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपका स्किल भी नहीं है कोई, लेकिन उसको शुरू से आप किस तरह लेके चल सकते हैं और उस स्किल को भी बिल्ड कर सकते हैं और विद मिनिमल एफर्ट आप एक इनकम स्ट्रीम सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें फिर एंड में कुछ ऐसे भी हैं जो कि उन 5 कैटेगरीज़ के अलावा मैंने रखे हैं जिसमें बैरियर ऑफ एंट्री शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से या फिर जो उसके लिए स्किल चाहिए उसकी वजह से। तो फिर उसको मैंने एक एडिशनल कैटेगरी में एज अ बोनस रखा है। चलें देखते हैं सबसे पहला आइडिया क्या है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि अगर आप मसलन जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टार्ट कर दें। उसमें सबसे जो पहली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ना, वो फिक्स्ड इनकम में कर सकते हैं। उसमें मनी मार्केट या डेब्ट मार्केट आ जाती है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस पे जो आपको रिटर्न आ रहा होता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि बैंक जो है वो शरिया कंप्लायंट ऑप्शन नहीं है ये, तो इसमें अब जैसे इस्लामिक बैंक्स भी आ गए तो, लेकिन इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा तो क्योंकि मैं खुद भी शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट ही को प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप इस्लामिक बैंक में करेंगे ना, डिपॉजिट करेंगे सेविंग अकाउंट में, तो उसमें ये होता है कि इस्लामिक बैंक्स को गवर्नमेंट ने एक इजाज़त दी हुई है कि मसलन अगर आपका कायब और कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट जो कि इंटरेस्ट रेट होता है 18% चल रहा है, तो उसका आधा यानी कि 50% या जितनी भी कमाई करते हैं आपके पैसों पे इस्लामिक बैंक वाले, वो आधी अमाउंट उसकी अपने पास भी रख सकते हैं। अब वो एक उनके लिए उनको इजाज़त दी हुई है, ये रूल नहीं है पक्का, लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो करते क्या हैं, वो उस पर स्ट्रिक्टली अमल करते हैं कि वो ये भी कर सकते थे कि अगर किसी का पैसा पड़ा हुआ है और उस पर वो कुछ कमा रहे हैं तो वो 60% उसको दे दें, 40 अपने पास रख लें। लेकिन उन्होंने 50-50 उन्होंने अपने मतलब मीज़ान बैंक है जैसे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर बताया हुआ है कि आपके अमाउंट पे जितनी कमाई हमारी होगी उसको 50% हम अपने पास रखेंगे और 50% आपको देंगे। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज आ जाता है। इसी के मुकाबले में शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो कि डेब्ट मार्केट और मनी मार्केट से ही होते हैं। तो उनको ये इजाज़त नहीं है, उनको ये है कि अपनी आप फीस लें जो कि 1 to 2%, 3% मैक्सिमम तक होती है, और उसके अलावा जितने भी पैसे बने हैं किसी भी जिसने इन्वेस्ट किया है क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पे, वो सारे के सारे उसको वापस करें, उसी के अकाउंट में डालें आप, और फिर वो जब निकलवाना चाहे तो ज़ाहिर है वो निकलवा लें। तो आप एक बेसिक जैसे अपना इमरजेंसी फंड हो गया या कुछ, उसको तो आप सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपने इन्वेस्ट करने फिर वो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने। म्यूचुअल फंड भी यही जो बैंक्स है ना, जिस तरह मीज़ान बैंक है, इसी तरह इनकी एक सब्सिडरी है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स। इसी तरह जिस तरह एमसीबी बैंक है, एमसीबी की भी एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, तो वो उनकी एक प्रोडक्ट है एमसीबी आई सेव के नाम से, उनकी ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। उसमें जो है ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है ऑफर करते हैं। इसमें फिर जो बाकी बैंक्स हैं जैसे एनबीपी हो गया, यूबीएल हो गया, एचपीएल हो गया, वो उसकी पूरी एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हर बैंक ने अब वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म अपनी बना ली हुई है जिसमें वो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, और उसमें हर बैंक के शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, सेविंग अकाउंट में डालने के बजाय उस शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में डालना है। फिर ये होगा कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे अगर 18% प्रॉफिट बन रहा है ना, तो उस 18% का फिर यानी कि उसमें 100 रुपया बना है तो 100 रुपये में से 2-3 रुपये वो इन्वेस्टमेंट कंपनी रख सकती है, लेकिन बाकी सारे के सारे उन्होंने आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने होंगे। तो ये आप सबसे पहला जो है ना पैसिव इनकम या साइड इनकम, उसमें ये है कि आप थोड़ी अपनी सेविंग स्टार्ट करें और उसको म्यूचुअल फंड्स में डालें। तो म्यूचुअल फंड्स पे मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ।
इसमें सबसे पहले अलमीज़ान जो है, जो मीज़ान बैंक की एक सब्सिडरी है, उनके फंड्स हैं मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड, फिर मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड, मीज़ान माहाना आमदनी फ़ंड। मीज़ान के जितने भी फंड्स हैं ना अलमीज़ान के अंडर, वो सारे के सारे शरिया कंप्लाइंट ही हैं, क्योंकि वो इस्लामिक असूलों पे ही चलता है मीज़ान बैंक और अलमीज़ान। लेकिन इसमें से नाम उनके मैं ले रहा हूँ जो कि मनी मार्केट में डील करते हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लो रिस्क एसेट्स होते हैं। रिटर्न भी इसका जो नॉर्मल कायबोर होता है उसके बराबर ही होता है। इसके बाद MCB iSave की ऐप आ जाती है, इनकी वेबसाइट भी है, अलमीज़ान की भी वैसे ऐप है। तो iSave जो है ये MCB का है, तो इसका अलहमरा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र फंड, इसमें अब आपको मिल जाएगा MCB कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र फंड। वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, जिसके स्टार्ट में अलहमरा आ रहा है, जिन भी फंड्स के स्टार्ट में वो सारे शरिया कंप्लाइंट है। फिर इसमें डेली डिविडेंड फंड है, अलहमरा मंथली इनकम फंड है, फिर अलहमरा मनी मार्केट फंड है। तो इसमें भी फिर आगे स्टॉक फंड्स भी हैं, लेकिन उनकी थोड़ा सा बाद में हम बात करते हैं। फ़िलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा लो रिस्क है, ये कि आपने सेविंग स्टार्ट की और एज अ फर्स्ट स्टेप आप अपनी सेविंग को उस म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे बैंक्स वगैरह हैं उन सब ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स बना ली हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स इस तरह के ऑफ़र करती हैं। तो इन सब के उन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इस्लामिक ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप वो देख के और उनके रिटर्न्स वगैरह भी पिछले हिस्टोरिक अवेलेबल होते हैं, तो उसको देख के आप फिर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये मैं आपको इसलिए रहा हूँ कि मसलन आपका UBL में अकाउंट है, तो UBL फंड्स के नाम से उनका है इन्वेस्टमेंट फर्म, तो आप अपने बैंक के ही उस फर्म में, क्योंकि बैंक पे वैसे ही आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो उसी की उस फर्म में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप फिर वो प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। तो इसमें है UBL फंड्स, HBL फंड्स, अस्क्री फंड्स, NBP फंड्स, JS फंड, इसके अलावा इस्लामिक और दुबई इस्लामिक जो बैंक्स हैं उनकी भी इसी तरह ज़रूर मौजूद होंगी। फिर फैसल फंड्स भी है। आप इसी तरह अपने बैंक की ही उसमें कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मीज़ान बैंक में अकाउंट है, लेकिन मुझे ज़्यादा उनसे बेहतर MCB के जो इस्लामिक फंड्स हैं या शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं रिटर्न के लिहाज से, तो मैं फिर वो क्रॉस में करता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद ना सेकंड जो पैसिव इनकम आइडिया मैं आपको देने लगा हूँ, ये स्टॉक बेस्ड है और इसमें स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अब पर्सनली मैं भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपको वीडियो से पता चलता ही रहता होगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली वो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है ना उन्हीं में करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो वोलेटाइल काफ़ी है, यानी कि एक स्टॉक काफ़ी अर्सा ऊपर जाता रहा और कभी वो नीचे भी जा सकता है और इतने सालों तक नीचे जा सकता है कि क्या पता आपको अगर आपने ऊपर ख़रीद लिया तो अपने पैसे निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन उस केस में जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है कि वो एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपना जो भी प्रॉफिट है ना वो अपने इन्वेस्टर के साथ उनके बैंक अकाउंट में शेयर कर रहे हैं। मसलन अगर मैंने एग्रो फर्टिलाइज़र का स्टॉक ले लिया और एग्रो फर्टिलाइज़र एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, यानी कि कंपनीज की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र की ये पॉलिसी है कि उसको जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो अपने शेयर होल्डर का जितना उस प्रॉफिट में शेयर बनता है ना वो ज़रूर उसको बैंक में ट्रांसफ़र करेंगी। और जब बैंक में वो कैश ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसको कैश डिविडेंड कहते हैं। तो वो मसलन आपके शेयर्स के बेस पे होता है, वो कंपनीज डिसाइड कर लेती हैं कि हर शेयर के अगेंस्ट में हमने इतना देना है। तो आपने 100 शेयर्स रखे हुए, तो वो मसलन ₹2 पर शेयर दे रहे हैं तो वो ₹200 आपके उसमें हो जाएगा। अगर वो ₹5 दे रहे हैं तो ₹500 हो जाएगा। वो हर क्वार्टर में उनका जितना प्रॉफिट आता है ना उस लिहाज से वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसलिए कि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है, तो मैं भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रखना पसंद करता हूँ। उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक किसी वजह से महंगी प्राइस पे ख़रीद भी लिया ना, मसलन ₹80 पे आपने ख़रीदा और वो बाद में 50 पे आ जाता है, तो फिर वो जो डिविडेंड हर महीने मिल रहा है ना वो कभी जितना जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मसलन 1000 शेयर्स रखे हुए और ₹10 का डिविडेंड दे दिया है उसने, तो वो 10,000 का तो आपको डिविडेंड ही मिल गया एक क्वार्टर में।
तो वो डिविडेंड ही उस जो आपकी कास्ट थोड़ी सी लो ही होती है तो उसको पूरा कर रहा होता है। लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है ना, ये अगर आप उसी केस में करें कि आप मसलन कम से कम 5 साल तक अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज में रख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी लगती है। क्योंकि आपने मसलन अगर कोई इन्वेस्ट कर दिया ना, आज 2 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको 2 साल बाद वो चाहिए किसी काम के लिए, और 2 साल बाद आपको वो जिस शेयर में आपने किया था वो शेयर नीचे चला जाता है। बेशक आपने डिविडेंड पेइंग शेयर में ही किया हो, लेकिन वो डिविडेंड के थ्रू थोड़े थोड़े पैसे उसके रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वापस 2 लाख पे भी नहीं पहुंचा और आपको निकालना पड़ जाता है, तो फिर आपका नुकसान तो हो गया ना। लेकिन अगर आप उसमें लंबे अरसे के लिए रखेंगे तो लंबे अरसे में फिर वो जो अगर आपने केयरफुली सेलेक्ट किया ना अपना स्टॉक, तो जो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनीज होती हैं उसकी वक्ती तौर पे 1-2 साल के लिए तो प्राइस नीचे जा सकती है, लेकिन ओवर 10 ईयर्स वो हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें मिनिमम 5 ईयर्स और आगे आप फिर जितना 10-15 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब उसमें यह भी नहीं है कि 15 साल आपने पक्का उसके अंदर रखना है, बस आपको ये कंपल्शन ना हो कि आपने 3 साल बाद 5 साल बाद उस पैसों को निकालना है। जब आप अपनी मर्जी से पैसे निकाल सकते हैं, फिर ये होता है कि मसलन 7 साल बाद कोई एक ऐसा टाइम आया कि वो स्टॉक बहुत ही ऊपर चढ़ गया और आपको लग रहा है कि अब इसकी प्राइस इतनी अनरियलिस्टिक होगी और ये सिर्फ वो लोगों के ख़रीदने की वजह से एक दूसरे को देखते देखते ऊपर चला गया, शायद ये नीचे भी आ सकता है, तो उस टाइम पे आप फिर निकाल लें। लेकिन अगर आप कंपल्शन की वजह से 5 साल बाद निकालना आपको ज़रूरी है, यानी कि आपने काम करना है कोई 4 साल बाद, और उस टाइम पे वो नीचे होता है, तो फिर तो आपको नुकसान हो गया ना। तो फिर तो उससे बेहतर था आप वो किसी मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में रख लेते, वो साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता रहता और आप ठीक ठाक पॉजिटिव में होते। मसलन वो अगर वहाँ पे 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो ओवरऑल वो 3-4 साल का कंपाउंड करके आपके मसलन 1,70,80,000 भी बन चुके हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में आपने कंपल्शन की वजह से निकालना पड़ गया तो वो हो सकता है आप लाख आपका 80,000 उस वक्त हो, तो फिर 4 साल की वो रखना तो ज़ाया हो गया ना। उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप ऐसे पैसे डालें जो कि आपको रिक्वायर्ड ना हो किसी काम के लिए, एक मतलब कम से कम 5 साल के लिए अगले, और जब रिक्वायर्ड भी हों तो आप अपनी मर्जी से उसको आज निकालें या 3 माह बाद निकालें, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो कुछ डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो हैं वो ऐसी हैं जिनमें मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ, मसलन एंग्रो फर्टिलाइज़र, FFC, फौजी फर्टिलाइज़र जो है, फिर डोलमिन सिटी रीट है, फिर मीज़ान बैंक है, फिर बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, EPCL है, MTL वगैरह जो है, वो MTL जो है ज़्यादा वो बोनसेस वगैरह देता है। इसके अलावा ETFs वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी जिनके नाम लिए ना मैंने, ये इनका एक रूल है कि हर 3 माह बाद इन्होंने डिविडेंड देना ही देना है। मतलब अगर उनकी उस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में गए हैं तो वो शेयर करते ही करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। हाँ, किसी एक क्वार्टर में अगर कंपनी किसी वजह से नुकसान में चली गई, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की चेंज होती रहती हैं, टैक्सेस बढ़ते रहते हैं, फिर कभी उनका रॉ मटेरियल कोई इंपोर्ट हो रहा है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग गई है और वो उस तरह से बिज़नेस नहीं कर सके उस क्वार्टर में, तो ज़ाहिर है वो नुकसान में भी जा सकते हैं, तो ज़ाहिर है उस क्वार्टर में फिर वो नहीं देंगे। लेकिन इस तरह की कंपनीज़ ना, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी हिस्टोरिक डाटा को देखते हुए, बल्कि मैं भी एक इस चैनल पे सीरीज़ कर रहा था जिसमें डिफरेंट सेक्टर की सारी कंपनीज़ को हम देखते थे और उसमें ये देखते थे कि इन्होंने पिछले 5 साल में कितने साल के कितने क्वार्टर्स में डिविडेंड दिया और ओवरऑल कितना डिविडेंड दिया, तो उससे हमारी एक लिस्ट बनती जा रही थी। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आगे भी इस तरह की कंटिन्यू करूँगा। इस तरह से आप खुद भी उनके डाटा को देख के कि ये कौन सी कंपनी जो है रेगुलर देती है वो बड़े आराम से पता चल जाता है। PSX की वेबसाइट पे जाके आप वो वाली कंपनीज चूज़ कर लें जो कि डिविडेंड्स देती हैं। इस पे बल्कि एक मेरी वीडियो भी है जिसमें प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका भी लिंक मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद।
अच्छा, इसमें अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। यानी कि आप जैसा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर ने तरक्की करनी ही करनी है, उसका हमेशा डिविडेंड भी अच्छा आएगा सब कुछ। लेकिन आप ये ना करें कि आप सिर्फ फर्टिलाइज़र में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं, क्योंकि फर्टिलाइज़र पे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो सकती है किसी खास टाइम पे। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले गंदम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो होगी थी, तो वो किसान जो है अगली दफ़ा शायद वो करें ही ना, इतनी ज़्यादा काश्त ही ना करें, तो वो इतनी फर्टिलाइज़र की सेल ना हो, तो वो आपको शायद उस टाइम पे वो स्टॉक भी उसका थोड़ा नीचे चला जाए। तो किसी एक सेक्टर पे ना रहें। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पावर सेक्टर की। जो IPPs के स्टॉक्स थे ना पावर सेक्टर में, वो इतने अच्छे जा रहे थे, यानी कि जब स्टॉक मार्केट डाउन भी थी, इनका जो वो 60% 70% तक जो है वो रिटर्न आ रहा है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ओवरऑल वो डिविडेंड्स और प्राइसेस को मिला के बड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा था। लेकिन अचानक से जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब हमने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने और आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि वो जो हमारा कंज्यूमर पे लोड पड़ रहा है एक्स्ट्रा वो ना पड़े, तो अचानक से एकदम से IPPs के स्टॉक्स नीचे आए। अब जिसने सिर्फ उस अच्छे रिटर्न को देख के पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ था ना, वो तो फिर दम से नीचे गया ना। इसलिए डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें। जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर में मैं आपको बताता हूँ, एग्रो फर्टिलाइज़र और FFC में ना, जो एग्रो फर्टिलाइज़र था वो हमेशा ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। उनकी पॉलिसी भी ये है कि 100% प्रॉफिट उन्होंने डिविडेंड में दे देना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक तो उनको गैस थोड़ी सी महंगी मिल रही है और कुछ रीजंस की वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हुआ है FFC के लिहाज से, तो उनका डिविडेंड भी अचानक से कम हुआ है। जबकि FFC उनकी गैस भी कम प्राइस पे उनको मिल रही है और उन्होंने कुछ स्टोर्स भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ओपन किए हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स बड़ी अच्छी हुई हैं, तो उनका प्रॉफिट एकदम से ऊपर गया। अब वो लोग जो कि सिर्फ एग्रो फर्टिलाइज़र में लेके बैठे हुए थे स्टॉक्स के, ये अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो वो अचानक से नीचे चले गए, और वो लोग जो FFC के लेके बैठे हुए थे वो अचानक से ऊपर लेके चले गए। लेकिन जिसने दोनों कंपनीज में थोड़े थोड़े लिए हुए थे वो फिर बैलेंस्ड रहा। इसलिए डिफरेंट सेक्टर्स को आपने टारगेट करना है और डिफरेंट कंपनीज को करना है। अब सेक्टर्स में भी आप थोड़ा सा देख लें कौन से सेक्टर्स पाकिस्तान में अच्छे चलते हैं। जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर मैं देख रहा था, उसकी हिस्ट्री के वो सारी कंपनीज तकरीबन नुकसान ही कर रही होती हैं, तो इस तरह के सेक्टर में फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती घुसने की कोई कंपल्शन उसमें नहीं है। अच्छा, ये तो अब मेरे ख्याल है ज़्यादा ही बोल दिया मैंने इस पे स्टॉक्स वाले उस पे। अब अपने तीसरे साइड इनकम या पैसिव इनकम आइडिया की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो पैसिव इनकम या साइड इनकम आइडिया है वो है यूट्यूब चैनल आप एक स्टार्ट करें और उससे आपको आगे जाके फिर जो एड्स की इनकम और वो आनी शुरू होगी। लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने समझनी है। सबसे पहले तो यूट्यूब का चैनल जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आप जिस चीज़ पे भी बेस्ट आपको ग्रिप है ना, उस पर आप कर सकते हैं। मसलन आपकी कुकिंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट भी है, आपकी ग्रिप भी है, अच्छी है कुकिंग, उस पर कर सकते हैं। फिर स्पीकिंग आपकी अच्छी है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक यूट्यूब चैनल बना लें और लोगों को उसकी टिप्स वगैरह देना शुरू कर दें, या फिर कोडिंग वगैरह की स्किल्स वगैरह आपके पास हैं उस पर कर दें। आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो टूरिज़्म का कर लें और आप जहाँ पे भी जाएं उसकी वीडियोस बनाएं और उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दें। फिर आपकी जो जॉब या प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं रोज़ाना की बेस पे, बिज़नेस जो आप करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें तो ज़ाहिर है एक बंदा कमाता किसी फील्ड में तब भी है जब उस पर बहुत अच्छा होता है, तो उससे रिलेटेड आप एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर आपको अच्छी एक व्यूवरशिप मिल सकती है। इसमें अब व्यूवरशिप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जब चैनल स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में आपने बिल्कुल मनी का तो सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे पैसे के पीछे जाएंगे तो फिर आपका ना यूट्यूब चैनल चलेगा ना उससे कोई पैसे आने शुरू होंगे। क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक कम्युनिटी बिल्ड करना और लोगों का ट्रस्ट लेना। क्योंकि अगर आप शुरू में ही पैसों के पीछे जाएंगे तो आप शायद वो कोई इस तरह की वीडियोस क्लिकबेट टाइटल्स की तरफ भी चले जाएं, फिर वीडियोस इस तरह की बनाना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना शुरू करें,
तो उसमें ये होगा कि एक तो आपकी वीडियोस शायद हाफ कुक्ड हो, उस पर इतनी एफर्ट ना हो, फिर क्वांटिटी आप उसकी बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट डालने की कोशिश करें जिसमें क्लिक बेट्स या इस तरह का है, लेकिन जब कोई आए आपकी वीडियो पे तो उसको इतनी वैल्यू ना मिले, तो वो एक दो दफ़ा तो आपका थंबनेल और टाइटल देख के वो आपके चैनल पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे तो फिर उसने वापस आपके चैनल पे नहीं आना। तो आपका पहले फोकस ये होना चाहिए कि आप जिस चीज़ पे बेस्ट आपकी ग्रिप है, जो कुछ आपको पता है वो आप दें और उस तरह की हाई एफर्ट वीडियोस बनाना शुरू करें। एफर्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में एफर्ट यानी कि क्वालिटी उसकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू की वीडियोस पे बेशक पहली वीडियो पे आप 2 हफ्ते लगा दें उसको एडिट करने में, बनाने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका अगर आपका स्किल नहीं है, मसलन वीडियो एडिटिंग भी आपने सीखनी होगी और चीज़ें, तो जब आपकी साथ साथ एडिटिंग भी अच्छी हो रही है तो आप फिर वो उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने शुरू में जाके ये नहीं देखना कि आपने 3 इतनी हाई एफर्ट करके वीडियोस बना दी हैं, और जो पहले किसी यूट्यूबर की एक वीडियो है जिस पे इतनी एफर्ट भी नहीं हुई भी, उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ लगे मिले हुए और मुझे नहीं मिले। आपका नया चैनल है, आपको एक तो सब्सक्राइबर नहीं है, दूसरा आपको कोई जानता नहीं है, तीसरा यूट्यूब पे एक चीज़ होती है कि जो चैनल है उसकी एज कितनी है। अगर आपकी चैनल बहुत ही अच्छी भी कोई वीडियो बना देंगे ना, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं होगी, और किसी और की कोई उसके मुकाबले में हल्की फुल्की सी भी कोई नॉर्मल सी वीडियो होगी, तो उसको वो प्रेफर करेगा यूट्यूब शुरू में। जैसे जैसे आप मसलन 8-9 माह बाद फिर आपकी वो एक यूट्यूब चैनल की भी जब एज बढ़ती है और आपकी वीडियोस रैंक करना शुरू करती हैं, तो फिर आपको व्यूज़ आएंगे। दूसरा, पहली 20-30 वीडियोस बनाते हुए आपने बिल्कुल एनालिटिक्स में तो जाना ही नहीं है ना, आपने ये नहीं देखना कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ये उसकी फ़िक्र नहीं करनी। हाँ, ये देखने के लिए आप जा सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ चल रही है, लेकिन शुरू में आपको इतना पता भी नहीं चलेगा। पहली 20 से 50 वीडियोस में आप बिल्कुल सिर्फ क्वालिटी पे फोकस रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल को बिल्ड करने की कोशिश करें। अपनी मसलन अगर आप बोल रहे हैं तो बोलने की वो चीज़ उसको बेहतर करने की कोशिश करें, एडिटिंग को अपनी बेहतर करने की कोशिश करें, फिर अपने प्रोसेसेस सेटअप करने की कोशिश करें। यानी कि पहली वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी चीज़ वीडियो में आप ये देखेंगे कि वही क्वालिटी बरकरार रखते हुए आप अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपने वीडियोस को भी इम्प्रूव करें। लेकिन पहले 20 से 50 वीडियोस में आप कोई ये ना देखें कि आपके व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और कुछ लोगों को चैनल मोनेटाइज करवाने की भी जल्दी होती है, लेकिन जब तक आपकी प्रॉपर एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड होना शुरू होगी ना, तो उस वक्त तक आप उस चीज़ की भी फिक्र ना करें। जब आपकी वीडियोस वाकई लोगों की मदद कर रही होंगी और वाकई आप वैल्यू दे रहे होंगे उन वीडियोस में, तो वो आपकी कम्युनिटी भी खुद बिल्ड होना शुरू होती है और फिर वो मोनेटाइज। मसलन आप कह रहे होते हैं अच्छा ठीक है, अब मेरी करंट इतने व्यूज़ आने लग गए हैं, तो मेरी जो है ना, जो अगले साल का जो जून है ना, उस वक्त तक पक्का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वो जून क्या, वो उससे 2 महीने मतलब 8 से 2 महीने बाद ही वो चीज़ हो जाती है। तो आप उस चीज़ की फ़िक्र कम करें, ज़्यादा अपने चैनल को बिल्ड करने की फ़िक्र करें। और इसमें पाकिस्तान में मैंने बड़े देखे हैं इस तरह के चैनल, बिल्कुल फेक किस्म की वीडियोस होती है ना। मसलन कोई किसी और मुल्क के किसी पायलट ने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, या कोई जहाज़ जो है वो लैंड हो रहा है पानी पे किसी और मुल्क का, वो जी उसमें बड़ा डाल के रखा हुआ है पाकिस्तानी पायलट ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, पीछे वो एक मिली नकमा भी लगा देंगे और देखें जी ये क्या बड़ा हो गया। लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो फिर लोगों को पता लग जाता है। ये तो फिर मैंने बड़ी माइल्ड से एग्जांपल दी है, इसमें बड़े आगे तक चले जाते हैं और इसमें कुछ लोग फिर उनकी बातों में आ भी जाते हैं और फिर वो जो नेगेटिव कमेंट कर रहा होता है उसको डिलीट भी कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके चैनल के लिए या आपके उसके लिए सही नहीं है कि आप फेक वीडियोस बनाएं। आप किसी एक अच्छी नीश को पकड़ के जिस पे आपको ग्रिप है, आप वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपका आगे जाके चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा और उससे फिर अच्छा
वो आने लग जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग ना आजकल सर्विसेज भी दे रहे होते हैं कि हम आपको चैनल मोनेटाइज करवा के देते हैं। उस साइड पे बिल्कुल ना जाए। अगर आपका मोनेटाइज उनके तो वैसे तो होना ही नहीं है ना, और अगर हो भी गया तो बाद में जब आप खुद अपना कंटेंट डाल रहे होंगे तो वो किसी फेक सब्सक्राइबर या फेक वॉच टाइम की वजह से हुआ होगा, तो वो आपको बाद में कभी भी वो चैनल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा, बल्कि चांस ये है कि यूट्यूब ही उसको ब्लॉक कर देगा बाद में आइडेंटिफाई करके। तो बेहतर है इस तरह के किसी चक्कर में आपने नहीं फंसना। बस सीधे तरीके से अच्छी वैल्यू देने वाली वीडियोस बनाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। वैल्यू में भी क्या हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन अच्छी रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन दें। ये नहीं कि आप थोड़ी सी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर आपने बोल दिया तो वो तो थोड़ी बहुत चीज़ें हर बंदे को पता होती हैं, लेकिन जब आप रिसर्च करके बात करते हैं तो वो अगला बंदा भी कहता है हाँ इस बंदे ने थोड़ी सी मेहनत भी की है। जैसे कि इस वीडियो के लिए मैंने पूरी एक वो 10 पेजेस की आउटलाइन बना के रखी हुई है। तो बेशक बोले आप खुद, लेकिन पॉइंट्स तो आपके पास होने चाहिए ना। इसी तरह फिर वैल्यू एंटरटेनमेंट के भी उसमें हो सकती है कि आपकी वीडियो इतनी एंटरटेनिंग है कि अगला बंदा इंगेज कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो उस तरह का भी चैनल चल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें चौथी कैटेगरी जो साइड इनकम या पैसिव इनकम की आती है, ये इतनी पैसिव नहीं है, ये साइड इनकम इसको कह सकते हैं कि आप मसलन जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग लोग समझते हैं कि सिर्फ कोडिंग की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो जिसको कुछ भी नहीं पता ना वो भी कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी हमने देखी पिछली एग्जांपल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की। किसी ने यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट किया और वीडियोस अपलोड करनी शुरू की हैं तो ज़ाहिर है वो अपना थंबनेल्स बनाता होगा, वीडियोस कैप्चर करता होगा, फिर उनको एडिट करता होगा। तो आप वही सर्विसेज जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग की उन पे देना शुरू कर दें। आप लोगों को एक सर्विस दें जिसमें आप लोगों के थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करें, फिर एक सर्विस दें जिसमें आप वीडियो एडिटिंग जो है वो करने की सर्विस दे दें। फिर इस तरह और भी चीज़ें। उससे पहले वेबसाइट्स देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है। जैसे एक सबसे पहले जो वेबसाइट अवेलेबल है फाइवर, इसका ये मॉडल है कि आप अपनी सर्विस बता देते हैं, फिर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ जी ठीक है आप जो है ना हमारे लिए ये काम करें। तो इस पे आप मसलन बता देते हैं मैं आपकी $5 में थंबनेल बनाऊंगा, लेकिन वो शुरू में तो $5 होता है, लेकिन उसमें फिर आप एक्स्ट्राज भी डाल सकते हैं। मसलन अगर वीडियो एडिटिंग है तो मसलन आप कहते हैं शुरू में आपने अगर अभी स्किल सीखा है तो आप ये कह सकते हैं मैं $5 में आपकी वीडियो एडिट करूँगा। फिर अगर आप ये उसके एक्स्ट्राज में ये कह सकते हैं कि अगर आप की वीडियो 2 मिनट से लंबी है तो फिर मैं इसके $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। फिर आप डिफरेंट उसकी कैटेगरीज बन जाती हैं गिग में। इसकी गिग सेटअप करनी होती है, फिर कस्टमर आपसे कांटेक्ट करते हैं। मसलन 10 मिनट से लंबी वीडियो है तो आप मसलन कह दें मैं $50 उसके चार्ज करूँगा। इस तरह से फाइवर चलता है। फाइवर पे आप कोडिंग की भी कर सकते हैं। मैं आपको बल्कि बता देता हूँ जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, फिर साइट्स डिफरेंट देख लेते हैं। तो इसमें वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल डिज़ाइन की, फिर कोडिंग तो है ही है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जितने भी हैं या आपके ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के कोडिंग सीखी है तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। फिर आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट में इस तरह की सर्विसेज होती हैं कि मसलन मैं आपका कोई ब्रांड है उसका जो फेसबुक का पेज है उसका चार्ज संभाल लेता हूँ और रोज़ाना की पोस्ट आपको के लिए करता जाऊँगा। तो या इंस्टाग्राम अकाउंट जो है इसके लिए आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने पड़ते हैं थोड़ा बहुत, उसमें उनकी जो मतलब स्किल्स थोड़ी सी लेनी पड़ती हैं कि किस तरह से आप लोगों को इंगेज करें। फिर सोशल मीडिया डिज़ाइन की आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप उनके इंस्टाग्राम के वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स वगैरह और फेसबुक पे वो पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने का, और वो आपको पता होना चाहिए उनकी जो एस्पेक्ट रेशोज़ वगैरह होती हैं और उस पर किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करना है हर प्लेटफॉर्म के लिहाज से, वो बना के दे सकते हैं लोगों को। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हो सकती है। फिर इसके अलावा ट्रांसलेशन हो सकती है, यानी कि आप लोगों को ये ऑफ़र करें मसलन आपको अब जो पाकिस्तानी जितने हैं उनको इंग्लिश और उर्दू तो आती है, तो आपके
उर्दू के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा या इंग्लिश के कंटेंट को उर्दू में ट्रांसलेट करके दूंगा। फिर एसईओ की सर्विस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है। फिर इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन, जो जनरल वेबसाइट का ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह हो सकता है। इसके लिए अगर आपको कुछ आता नहीं भी है तो आप पहले मसलन 3-4 माह सीख लें ऑनलाइन और फिर ये सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें। या फिर अगर जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कुछ तो आपको एडिटिंग आती होगी ना, उसकी सर्विस दे दें। फिर इसमें बिग डाटा, डाटा सर्विसेज और ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वॉइस ओवर्स, फिर फाइवर है, उस पर आप फिर अपनी यूनिक सर्विसेज भी कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। मसलन कुछ लोगों ने सर्विस ऑफ़र की होती है कि मैं पाकिस्तान से ना किसी को आपके बिहाफ पे पोस्ट कार्ड जो नहीं होते जिस पे मसलन एक पाकिस्तान की किसी वो उसका बना होता है, किसी भी इमारत का वो एक तस्वीर बनी होती है और साथ कुछ लिखा होता है कि पाकिस्तान से जो है वो किसी को आपके बिहाफ पे पोस्ट करूँगा पोस्ट कार्ड, या पाकिस्तान की किसी अच्छी बिल्डिंग के सामने आपका लोगो वेबसाइट का लेके खड़ा हूँगा और तस्वीर भेजूँगा। अब वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को कवर किया होता है, वो तो ये चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन नज़र आए, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को इस तरह के अपने लोगों का मसलन अगर मैं मीनार पाकिस्तान के सामने खड़ा हूँ एक वो किसी का लोगो लेके, तो उसकी तस्वीर लेके मैं ये सर्विस ऑफ़र कर देता हूँ। या लोग कुछ ये करते हैं कि अपने नाम आप इनग्रेव करवाएं किसी चीज़ पे, तो वो उसकी तस्वीर भेज दूंगा। फिर उसमें एक एक्स्ट्रा आप ये डाल सकते हैं कि अगर आपको ये मसलन जो भी चीज़ है जिस पे आपका नाम इनग्रेव करा के मैंने तस्वीर भेजी है, ये अगर आपको फ़िज़िकली चाहिए तो आप इसके पोस्टल के लिए और मेरी सर्विसेज के लिए इतने डॉलर्स मसलन $60, $80 और भेज दें तो मैं आपको आपके कंट्री में आपके एड्रेस पे ये भेज दूंगा। तो अक्सर बाहर से मतलब यूके यूएस से इस तरह के आर्डर्स आ सकते हैं। आप fiverr.com जाके खोलें, उस पर देखें लोगों ने क्या क्या सर्विसेज दी हुई हैं, उसमें से देखें आपको क्या दे सकते हैं, आप उसकी गिग बना लें। अच्छा, ये तो अभी से मैंने फाइवर का नाम लिया ना, इसमें आप वेबसाइट्स देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है। फाइवर तो ये है कि आप गिग बनाते हैं और लोग सर्विस लेते हैं। फिर इसमें डिफरेंट और भी हैं, जैसे YT जॉब्स एक वेबसाइट है जिस पे आप यूट्यूब की जॉब्स सिर्फ उस पे होती हैं। मसलन आप अगर थंबनेल डिज़ाइनर है तो एज अ थंबनेल डिज़ाइनर उधर लिस्ट हो जाएंगे लोग, फिर आपसे थंबनेल्स अपनी डिज़ाइन करवाएंगे और वो क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट है तो वो ठीक ठाक पैसे उसके होते हैं। इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं तो उस पर आप एक दफ़ा अपने आप को लिस्ट कर लें तो फिर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे लोगों के लिए और वो मिनिमम $50 से भी स्टार्ट होती है, ऊपर की तो कोई हद नहीं होती इसमें। फिर इसी तरह और वेबसाइट्स जो हैं वो upwork.com है, guru.com है, freelancer.com है, people per hour, ये रिमोट जॉब्स की भी वेबसाइट्स आजकल आई हुई हैं, जिस तरह एक आर्क है, फिर रिमोट जॉब्स के नाम से भी है। ये इन सारे के ना एक मैं नीचे ब्लॉग पोस्ट अपने infopakistan.pk एक मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उस पर एक पोस्ट बना के पोस्ट करके उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो उसमें हर कैटेगरी ये जो अब तक मैं आपको बताता रहूँ ना, इसके जितने भी रिसोर्सेज लिंक्स वगैरह उसमें आपको मिल जाएंगे और थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल में इधर ही वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को, बल्कि वो साथ साथ मैं अपडेट भी करता रहूँगा, तो उसमें शायद कुछ और भी बाद में ऐड कर दूँ कैटेगरीज वगैरह और ये वो, तो आप उस पर भी नज़र रखें क्योंकि ये सब कुछ सारी वेबसाइट्स लिंक्स यहाँ पर देना इतना इजी नहीं है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो 5th कैटेगरी जो साइड इनकम की या पैसिव इनकम की, ये है रॉयल्टीज़ बेस्ड इनकम। इसमें सबसे पहले आता है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें ये हो सकता है कि आप ना कोई एक बहुत अच्छा सा कोई टेक्स्ट जो है किसी स्पेसिफिक यूनिक फॉन्ट में और उसके साथ कोई छोटी मोटी आर्ट कुछ ग्राफिक वगैरह एक बना के, तो वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जैसे टीस्प्रिंग, रेडबबल या और भी अवेलेबल है, उनका फिर वो नीचे जो रिसोर्स जो ब्लॉग पोस्ट होगी उसमें आपको और लिंक्स मिल जाएंगे, तो उन वेबसाइट पे ये अपलोड कर सकते हैं। और उसमें ना हर डिज़ाइन के लिहाज से आप ऑफ़र कर सकते हैं कि ब्लैक कलर में शर्ट, वाइट कलर में शर्ट, इस पर ये अच्छा लगेगा, फिर मग वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, फिर इस तरह की ना डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट करके उसको जब ओके कर देते हैं, फिर जो उधर सेल होती है ना आपकी, मसलन कोई शर्ट आपके डिज़ाइन के साथ किसी ने ऑर्डर कर दी, फिर वो खुद ही वो शर्ट बनाते हैं, उस पर प्रिंट करते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं ऑर्डर,
उसमें अगर $50 की उन्होंने डिलीवर की, आपके मसलन $14 आपके अकाउंट में ऐड हो गए। फिर इसी तरह कोई मग किसी और डिज़ाइन के साथ आपके बिक गया, तो वो भी उन्होंने डिलीवर कर दिया, $3 $5 आपके अकाउंट में ऐड हो गए। तो वो जब एक ख़ास थ्रेशोल्ड पे आपकी अमाउंट पड़ जाती है, तो आपको आपका शेयर जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो इसमें की ये है कि आप मसलन 10-15 डिज़ाइन नहीं, फिर आप रोज़ाना के बेस पे बनाते ही जाएं, कोई ना कोई तो बिकेगा ना। इस तरह एक अच्छी इनकम उधर से भी आ सकती है, इस तरह की वेबसाइट से। फिर आप अगर कोई भी पिक्चर्स अच्छी लेते हैं या कोई अच्छा लिख सकते हैं किसी चीज़ पे, तो आप बुक्स वगैरह बना के, ई बुक्स बना के वो अमेज़ॉन पे जो है अपनी बुक पब्लिश कर दें। वहाँ से कोई आपकी ई बुक बिकेगी या वो उसी को फिज़िकली प्रिंट करके भी वो भेज देते हैं। तो अगर आपकी कोई बुक बिकेगी वहाँ से, तो उसकी भी रॉयल्टीज़ आपके अकाउंट में ऐड हो सकती हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं स्टॉक फ़ोटोज़ की या स्टॉक मीडिया की, उसमें आपके फ़ोटोज़ हो गए, मसलन कोई पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, वहाँ पे आपने फ़ोटोज़ लिए हैं, या डिफरेंट किस्म के आपने आप कुछ काम कर रहे हैं आपने, तो किसी को कहा है चलो जी मेरी तस्वीर लो इसके साथ। तो वो जो मुख्तलिफ लोग ब्लॉग्स पे और अपनी वेबसाइट्स पे पिक्चर्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है अब इंटरनेट से तो नहीं कॉपीराइटेड पिक्चर किसी की उठा लेते सकते। तो ये इस तरह की स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आई स्टॉक फ़ोटो और कुछ और हैं जिनके मैं लिंक्स इधर नीचे भी लगा दूंगा, और फिर आपको उस ब्लॉग पोस्ट में भी मिल जाएंगे। उन पे भी आप इस तरह की अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, जो कि फिर लोग ख़रीदेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने डिज़ाइन में उसको यूज़ कर लेंगे, और इस तरह जब वो ख़रीदेंगे तो उस वेबसाइट को भी पैसे मिलेंगे, वो अपना मार्जिन उसमें से रखेंगे और बाकी आपको दे देंगे। इसमें ऑडियोज़ हो सकती हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़। इसमें थोड़ा सा आपको कैमरास का और थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ इवन अब तो साइट्स आ गई हैं कि जो कि आपकी फ़ोन से ली हुई पिक्चर्स को भी इस तरह लिस्ट कर देती हैं। इसी तरह जैसे फ्रीलांसिंग में आप अपने डिफरेंट स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। आप किसी स्किल में अच्छे हैं, कुकिंग में अच्छे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है या कोडिंग आपकी अच्छी है, तो आप कोई कोर्स उसका ऑफ़र कर दें, कोर्स कोई बनाएं। तो ये डिफरेंट जो udemy.com और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑफ़र करती हैं, उस पर आप फ्री कोर्स भी ऑफ़र कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। फ्री इसलिए कि मसलन आपने कोई बेसिक कोर्स बनाया कुकिंग पे या स्पीकिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश पे, तो उसको आप फ्री दे दें। लोग आपके कोर्स को, ज़ाहिर है जो फ्री होगा उसको तो पहले प्रेफर करेंगे, उसको लेना शुरू करेंगे। फिर अगला थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का कोर्स जो है वो बनाएं और उसको ज़रा थोड़े से ज़्यादा पैसों में कर दें। इवन उन्हीं वीडियोस को आप यूट्यूब पे पब्लिश करके, यूट्यूब का स्पेसिफिक कोर्सेज़ का भी फॉर्मेट आ गया, उसमें ना भी हो तो वैसे एज ए ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अपलोड करके तो अपने चैनल पे, तो उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक इनकम आ गया। अच्छा, अब देख लेते हैं वो जो बोनस इनकम आइडियाज़ मैंने आपको देने थे, जिसमें थोड़ी सी बैरियर टू एंट्री है। अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। उस पर आप अपने जिस चीज़ में भी आप अच्छे हैं वो आप उसमें आपने आर्टिकल्स पोस्ट करना शुरू कर दें। उसमें भी अगर आप तो खुद आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन के, किस तरह आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या फिर आप किसी की हेल्प ले लें पहली दफ़ा। वो अपना वेबसाइट आपकी जब सेटअप हो जाएगी तो उस पर जो आपका अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड वेबसाइट बनाएं और उस पर पोस्ट करना शुरू कर दें। जब उस पर थोड़ी ट्रैफिक आने लग जाएगी तो फिर उस पर आप गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स वगैरह लगा के उससे फ़ायदा कर सकते हैं। फिर अपनी वेबसाइट किसी डिफरेंट टॉपिक पे बना सकते हैं। और इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर भी अपना आप सेटअप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। उसमें अगर आप अपना करेंगे तो आपको वर्डप्रेस और वू कॉमर्स प्लगइन के साथ आप एक स्टोर कर सकते हैं सेटअप, या फिर दराज के साथ जाके वो हो जाए, उन पे अकाउंट ओपन कर लें, वहाँ पे अपनी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई के थ्रू आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी कुछ है बोनस आइडियाज़ है जिनकी तरफ आप जाके अपने इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी, जैसे पहले मैंने कहा कि ब्लॉग पोस्ट में मैं ऐड करूँगा infopakistan.pk, मेरे वेबसाइट है, ब्लॉग फॉर्मेट में है वो, उसमें एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें हर कैटेगरी के नीचे ना उसके प्रॉपर वेब एड्रेसेस होंगे और थोड़ी डिटेल्स होंगी, तो वो भी जाके आप देख लें। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला के देता रहूँगा। और फिर मेरी भी यही होती है
कोशिश के ऐसी वीडियो ही बनाओ जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा, आपके डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को नीचे पोस्ट करें। किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन और चाहते हैं तो मैं वो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा एक और वीडियो बना के ना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।